बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 5 हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन स्टार्ट किया हुआ है। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पिछली वीडियो लेक्चर में लास्ट के कुछ स्लाइड्स थे, इनमें हमने हेल्थ एजुकेशन के कंटेंट्स डिस्कस किए हुए थे कि कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो स्लाइड नंबर 50 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन, कि इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कोई हेल्थ एजुकेशन अगर एक इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन कहलाती हैं तो उसके कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन कहलाती हैं। फर्स्ट वन कैरेक्टर है प्रमोट्स एक्शंस दैट आर रियलिस्टिक एंड फिजिबल, यानी इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन ऐसे एक्शंस को प्रमोट करती है जो कि रियलिस्टिक हो, जो फिजिबल हो, जो मुमकिन रियलिस्टिक जो एक्शंस होते हैं उनको प्रमोट करना एक इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन का काम होता है। यानी इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन के थ्रू कभी भी जो है अनरियलिस्टिक और अनफिजिबल जो चीज़ें होती हैं, जो एक्शंस होती हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता। एडाप्टेबल एंड यूजेस एग्जिस्टिंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन जो है उसमें जो एग्जिस्टिंग चैनल्स होते हैं, जो पहले से मौजूद चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, तो उनको अडॉप्ट करके उनको यूज़ किया जाता है। कोशिश की जाती है कि एग्जिस्टिंग जो चैनल्स हैं उनको यूज़ किया जाए, उनसे फ़ायदा उठाया जाए। Entertaining and attract community attention in very clear simple language, अब जो इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन होती है तो वो कम्युनिटी के अटेंशन जो है उसको अपनी तरफ खींचती है, उसको अट्रैक्ट करती है। लोगों को इस तरह सिंपल क्लियर लैंग्वेज में वो इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन समझाई जाती है। जो इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन जो एजुकेटर दे रहा होता है तो वो एजुकेटर भी एक बहुत ही अच्छा एजुकेटर होता है, एक इफ़ेक्टिव एजुकेटर होता है जो कि कुछ ऐसे तरीके अपनाता है, कुछ ऐसी क्लियर सिंपल लैंग्वेज अपनाता है कि उसके थ्रू कम्युनिटी के लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, उनकी अटेंशन भी गेन हो जाती है और वो इससे इंटरटेनमेंट भी लेते हैं, वो इससे खुश होते हैं, खुशी से वो सुनते हैं। Provides opportunity for dialogue and discussion to allow learner participation and feedback. इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है डायलॉग के लिए, डिस्कशन के लिए, उनको मौका दिया जाता है ताकि उनकी पार्टिसिपेशन हो, और फिर उनको फीडबैक भी दी जाती है ताकि वो उस फीडबैक को देख के उनकी रीइंफोर्समेंट हो जाए, वो मज़ीद जो है अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। uses demonstrations to show the benefits of adopting practices, जो हेल्थ प्रैक्टिसेस सिखाए जा रहे हैं उन हेल्थ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से जो जो बेनिफिट्स होती है तो उनको भी डिमोनिस्ट्रेट करके दिखाया जाता है while doing an effective health education। वाई हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन किस लिए है। तो लिखा है मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रीमेच्योर डेथ्स आर प्रिवेंटेबल थ्रू चेंजेस इन बिहेवियर एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू इफेक्टिव एक्शन। इस दुनिया में मोस्ट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े जो सेहत के मसले हैं, और जो प्रीमेच्योर डेथ्स है, यानी प्रीमेच्योर डेथ कहा जाता है कि एक लोग जो है वो जवानी में ही मर जाते हैं, वो अपनी जो है बुढ़ापा उनका नहीं आता, जवानी में ही मर जाते हैं किसी ख़तरनाक किस्म की बीमारी की वजह से। तो ऐसे जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है और इस तरीके के जो प्रीमेच्योर डेथ्स है तो वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर बिहेवियर में चेंज लाया जाए, और अगर उन बिहेवियर में जो चेंजेस लाए जाते हैं उन चेंजेस को ट्रांसफॉर्म करके इफ़ेक्टिव एक्शंस में लाया जाए, यानी बिहेवियर चेंज करके और फिर उस बिहेवियर चेंज के थ्रू ऐसे एक्शंस किए जाए जो कि हेल्थ को प्रमोट कर सके, जो कि ऐसे काम करवाए लोगों से जिनके थ्रू उनको फ़ायदा हो, उनका सेहत अच्छा हो और उनको डिज़ीज़ वगैरह, इलनेसेस वगैरह से वो आदतें, वो बिहेवियर दूर ले जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर
जो है वो ऐसे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स और प्री मेच्योर डेथ्स जो है वो प्रिवेंट हो सकते हैं। और ऐसा बिहेवियर और ऐसे एक्शंस कहाँ से आते हैं? हेल्थ एजुकेशन के थ्रू आते हैं। हेल्थ एजुकेशन ही एक ऐसी वाहिद टूल है जिसके थ्रू बिहेवियर चेंज की जा सकती है, बिहेवियर चेंज पॉसिबल है। हेल्थ एजुकेटर कौन होता है? वो लोग जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो कौन लोग होते हैं? पर्सनल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जितने भी लोग हैं तो वो एज ए हेल्थ एजुकेटर काम कर सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग एंड सोशल वर्कर्स, जो सोशल वर्क वाले लोग होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, ये सारे लोग ये एज ए हेल्थ एजुकेटर हो सकते हैं। स्कूल पर्सनल हो सकते हैं यानी टीचर्स वगैरह, वो भी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। कम्युनिटी लीडर्स हो सकते हैं और कम्युनिटी में जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों को मुतासिर करते हैं, कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो उनको देख के मुतासिर होते हैं, तो ऐसे लोग हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हेल्थ एजुकेटर के लिए? तो हेल्थ एजुकेटर की जो पर्सनैलिटी है वो पॉपुलर हो, वो बंदा जो हेल्थ एजुकेशन दे रहा हो वो इन्फ्लुएंशियल हो, वो लोगों को मुतासिर करे, लोग उसको देख के उससे मुतासिर हो, और ऐसा बंदा हेल्थ एजुकेटर हो सकता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि उसके पर्सनैलिटी में वर्क के लिए इंटरेस्ट हो, उसको उस काम में इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से वो काम करे, तो वही एक अच्छा वाला हेल्थ एजुकेटर बन सकता है। एफिशिएंसी, ट्रेंड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब, और वो इफ़िशिएंटली अच्छे तरीके से, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कारकिर्दगी है वो ट्रेंड हो, सही तरीके से उसको ट्रेनिंग दी गई हो और वो उस जॉब के लिए सही तरीके से प्रिपेयर हो। मस्ट शो गुड एग्जाम्पल्स, वो ऐसा बंदा हो जो कि गुड एग्जाम्पल्स शो कर सके, रियल लाइफ सिचुएशन बयान कर सके, तो वो ही हेल्थ एजुकेटर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट दी गई है हेल्थ एजुकेटर के लिए, वो भी आपने याद रखनी है। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। और हेल्थ एजुकेटर कौन कौन हो सकते हैं, तो वो भी आपने याद रखनी है कि कौन कौन हेल्थ एजुकेटर हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ हेल्थ एजुकेटर्स, जो हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं? अंडरस्टैंड्स प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑफ कम्युनिटी, फर्स्ट वन तो ये कि सबसे ज़रूरी कि एक हेल्थ एजुकेटर का फंक्शन ये है, उसका रोल ये है कि वो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके, वो समझ जाए कि जिस कम्युनिटी को वो हेल्थ एजुकेशन देने वाला है उस कम्युनिटी के हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं। टू सेलेक्ट व्हाट पीपल शुड लर्न, वो सेलेक्ट कर सके कि लोगों को क्या क्या सीखना है, किस तरीके से सीखना है, वो ये मालूम कर सके कि लोगों को कौन सा चीज़ जो है, कौन सा टॉपिक जो है वो सीखने की ज़रूरत है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर टीचिंग पीपल, और उसके पास, उसका फंक्शन ये है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए लोगों को सिखाने के लिए, उसके ख़ुद के साथ बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशंस होने चाहिए, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशंस होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक को वो समझाने वाला है। टू मेक श्योर ऑल हेल्थ मैसेजेस आर करेक्ट, ये उसका फंक्शन है। हेल्थ एजुकेटर का फंक्शन ये है कि वो जो जितने भी हेल्थ मैसेजेस देने वाला है वो सारे मैसेजेस करेक्ट हो, वो इस बात को यकीनी बनाए, साइंटिफिक बेस्ड हो और करेक्ट हो, उसमें किसी किस्म का कोई भी जो है अनकरेक्टनेस मौजूद नहीं हो। टू प्रोवाइड टीचिंग मटेरियल्स प्रॉपरली, उसका फंक्शन ये है कि वो जितने भी जो टीचिंग मटेरियल्स है तो उनको सही तरीके से प्रोवाइड कर सके, प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। टू मेक ईजियर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो इस एबल हो कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग को वो ईजी बना सके। टू इनकरेज पीपल, उसमें ये एबिलिटी हो कि वो लोगों को इनकरेज करे। टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेटर का ये फंक्शन होता है कि वो ऑडियंस को अपॉर्चुनिटी दे, उनको मौका दे कि वो क्वेश्चंस कर सके। टू गिव कंप्लीट आंसर टू पीपल क्वेश्चंस, और वो लोग, वो ऑडियंस जब क्वेश्चन करे तो उनके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देता हो। हेल्थ एजुकेटर का ये फंक्शन होता है कि वो सही तरीके से जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाए तो उन क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर दे सके, इतना नॉलेज उसने पहले ख़ुद अपने माइंड में सेट करनी होती है। टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन ऑन न्यू ऑप्शंस अमोंग देमसेल्फ, और वो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, उनको मौका दे ऑडियंस को कि वो न्यू ऑप्शंस जो है आपस में डिस्कस कर सके। जितने भी न्यू ऑप्शंस जो वो सीख रहे हैं तो उनको आपस में डिस्कस करने का भी मौका उनको दे। तो ये जितने भी हमने इस स्लाइड में पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये सब हेल्थ एजुकेटर के फंक्शंस होते हैं। ये आपने याद रखनी है कि कौन कौन से फंक्शंस जो है वो एक हेल्थ एजुकेटर के फंक्शंस के अंडर कैटेगरी में आते हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है, ये जो हेल्थ एजुकेशन की जो प्रैक्टिस हम करते हैं तो ये किन किन लोगों के साथ हम कर सकते हैं, तो ये हम
कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल्स के साथ हम कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ एजुकेशन प्रैक्टिस जो है वो इंडिविजुअल्स के साथ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ़ेस टू फेस हम उनको बताएंगे चीज़ों के बारे में, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू हम उनको बताएंगे। इसके अलावा ओकेजन ऑफ हेल्थ अप्रेजल, हम कोई मौका तलाश करेंगे। अप्रेजल कहते हैं जायज़ा लेने को, यानी हम कोई ऐसा कोई मौका आ जाए जिसमें हम हेल्थ का जायज़ा ले रहे हो, तो उस टाइम हम जो है फ़ेस टू फेस बता सकते हैं इंडिविजुअल्स को। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए प्रोफेशनल नर्स जब आप लोग काम कर रहे होंगे और आपके पास पेशेंट्स आएंगे और उन पेशेंट्स को जब आप केयर दे रहे होंगे, तो केयर देते वक्त एज ए इंडिविजुअल आप उस पेशेंट को क्या करते हो, उस पेशेंट को उस मौके पे उस मौके पे उसको केयर प्रोवाइड करते वक्त उसको डिफरेंट काइंड के हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। इसके अलावा होम विज़िट्स के थ्रू आप दे सकते हो, और नर्सेज जो है वो एज ए हेल्थ विजिटर्स, एज ए सोशल वर्कर्स जो काम करते हैं, तो उस टाइम वो इंडिविजुअल्स को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स को हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ग्रुप्स को किस तरीके से स्कूल्स में जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो एज ए मतलब ग्रुप को दिए जा सकते हैं। यानी एज ए ग्रुप प्रैक्टिस है हेल्थ एजुकेशन की, अगर स्कूल्स के अंदर लेक्चर्स दिए जाए, लेसन्स पढ़ाए जाए हेल्थ से रिलेटेड। लेक्चर्स इन वर्क प्लेस इज फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्रीज़ के अंदर किसी वर्क प्लेस में हम अगर लेक्चर्स दे रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो वो भी एक ग्रुप प्रैक्टिस है हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग, अगर हम कोई हेल्थ टॉपिक उठा के उस पर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी ग्रुप को, तो ये एक ग्रुप प्रैक्टिस कहलाती है। मास मीडिया के थ्रू भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्रॉडकास्टिंग करें रेडियो के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू, या फिर हम रिटन वर्ड्स के थ्रू न्यूज़पेपर में न्यूज़ की तरह उसको लिखे शाये करें, पोस्टर्स दें, बुकलेट्स जो किताबचा जो होता है वो अगर हम लिखें, तो इन सब के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑदर्स फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रीटर्स, जो थ्रीटर्स होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो थ्रीटर्स है ये एक वर्ड थ्रीटन से निकला है, ग्रीक वर्ड थ्रीटन से। इसका मतलब होता है ए प्लेस ऑफ सीइंग, यानी कोई भी ऐसा स्टेज एरिया हो या कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें परफॉर्मेंस की जाए ऑडियंस के फ्रंट में, तो उसको कहा जाता है थ्रीटर्स। तो यहाँ पे भी जो है थिएटर्स में जाके हम किसी ऐसे बिल्डिंग में जहाँ पे ऑडियंस बैठे हो और हम उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, थिएटर्स का जो मीडिया है वो यूज़ करते हुए, तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ एजुकेशन के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। मेजर वेरिएबल्स इन बिहेवियर चेंज करते वक्त उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स भी जो है वो आ जाते हैं, और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो मेजर वेरिएबल्स होते हैं। तो लिखा है थॉट्स एंड आइडियाज़ इनसाइड ए पर्सनस माइंड हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल हेल्थ बिहेवियर, कि जो थॉट्स जो आइडियाज़ इंसान के जहन में होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उनका इन्फ्लुएंस होता है उसके हेल्थ बिहेवियर के ऊपर। यानी उसके जहन में अगर अच्छे थॉट्स है, अगर पॉजिटिव थॉट्स है हेल्थ मेजर से रिलेटेड, जितने भी हेल्थ प्रैक्टिसेस किए जाते हैं उनसे रिलेटेड, तो फिर उसका बिहेवियर भी हेल्थी बिहेवियर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इलिटरेट लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा जाहिल होते हैं, वो हेल्थ प्रैक्टिसेस को मानते ही नहीं है। वो बस सिर्फ ये कहते हैं कि जिस दिन मरना होगा तो बस उस दिन मरेंगे। ये जो है ये बात सिर्फ सामने रखते हैं, और इसके अलावा जो जितने भी बाकी चीज़ें हैं कि अपनी सेहत को मेंटेन रखना, हेल्थी रहना कितना अच्छा प्रैक्टिस होता है मज़हब के दीन के हिसाब से भी, और इंसान के ख़ुद की ज़िंदगी के हिसाब से, उसके फैमिली के लिए, इसमें सबकी बेहतरी होती है, हर लिहाज से बेहतरी होती है। तो ये चीज़ें छोड़ के वो सिर्फ ये कहते हैं कि बस जिस दिन मरना होगा उस दिन मर जाएंगे। तो ऐसे लोग जब उनके जहन में आइडियाज़ थॉट्स इस तरह होंगे, तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स के उनके हेल्थी बिहेवियर्स किस तरह होंगे। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे मेजर वेरिएबल्स होते हैं, कुछ थॉट्स, कुछ आइडियाज़ होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल्स के, उन लोगों के हेल्थ बिहेवियर्स पे। These variables interact with social and environmental factor, and it is the synergy among all these influences and operate on behavior। और ये जो इनके थॉट्स, इनके जो आइडियाज़ वगैरह इनके जहन में होते हैं, ये फिर सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं,
और जब सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं तो सिनर्जिज़म होती है, सिनर्जी होती है, यानी मिल के मज़ीद जो है वो एक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो उसके जहन में हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल जो है पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव आइडियाज़ है कि हेल्थी रहना जो है वो कितना अच्छा है, इसके कितने कितने बेनिफिट्स हैं, वो सब उसको मालूम है। और फिर उसका एनवायरनमेंट जो है उसमें सोशली भी उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है और एनवायरमेंटल यानी हाइजीन वगैरह भी ठीक है, उसका एनवायरनमेंट इस तरह कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये दोनों एनवायरमेंटल और उसके सोशल फैक्टर्स और साथ में उस बंदे के ख़ुद के जो माइंड में जो उसके वेरिएबल्स वगैरह हैं, उसके जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, वो मिल के सिनर्जिज़म करेंगे, सिनर्जी करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ बिहेवियर उसमें वो डेवलप करेंगे। इसी तरह अगर थॉट्स जो है, आइडियाज़ जो है वो ठीक नहीं है, वो आइडियाज़ थॉट्स जो है जहन में बुरे हैं, तो फिर उससे क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी इन्वायरमेंटल फैक्टर में कोई अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट इस तरह हो गया तो वो मिल के जो है सिनर्जी काज करेंगे और इससे जो है उनके जो हेल्थ बिहेवियर्स है वो ख़राब हेल्थ बिहेवियर्स होंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ के मसले हो सकते हैं। नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल acquaintance with facts, truth or principles gained by sight, experience or report। अब जो मेजर वेरिएबल्स है बिहेवियर चेंज में, उनमें से एक नॉलेज भी है कि इंसान का नॉलेज लेवल कैसा है। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज एक इंटेलेक्चुअल एक्विटेंस है। एक्विटेंस मींस के एक्विजिशन है, एक जहानत की जो है वो हुसूल है। हम नॉलेज को कह सकते हैं कि ये एक जहानत की हुसूल है कि जिसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स, ट्रूथ और बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है वो देख के, एक्सपीरियंस करके, रिपोर्ट्स के थ्रू हम जो है वो गेन कर लेते हैं। और फिर वो जो जितना भी नॉलेज हमने गेन किया हुआ है उस नॉलेज के मुताबिक ही हमारा बिहेवियर होता है। तो अब डिपेंड करता है कि एक इंसान कैसा नॉलेज लेता है, जैसा वो नॉलेज लेता है उसका बिहेवियर भी वैसा होगा। Skills, the ability to do something well arising from talent, training or practice। स्किल्स की भी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक बंदे को नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे से है हेल्थ के बारे में, लेकिन उसमें स्किल्स नहीं है, वो उन नॉलेज को अपने डेली लाइफ एक्शन में परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें स्किल्स नहीं है, तो तब भी जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो स्किल्स क्या है, स्किल्स वो एबिलिटी है कि जिसके थ्रू हम कोई चीज़ अच्छे तरीके से करते हैं। और ये एबिलिटी, ये स्किल्स हम सीखते कहाँ से हैं, टैलेंट से ये हमारे पास आ जाती हैं, ट्रेनिंग से आ जाती हैं, प्रैक्टिस से आ जाती हैं। इसके अलावा बिलीव है, बिलीव का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि बिहेवियर चेंज में बिलीव का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किस तरह रोल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ख़ास किस्म के बिलीव्स होते हैं हेल्थ प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इलिटरेट लोग जो बहुत ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ है तो वहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि वो जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं तो उनको सीख करना, उनको एसेस करना ही गलत समझते हैं। वो बिल्कुल जो है हेल्थ सर्विसेज को एसेस करना ही उसको मानते ही नहीं है। तो ये उनका बिलीव है। अब ये उनके बिहेवियर चेंज पे बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि ये उनका बिलीव है, ये चेंज नहीं हो सकता, वो इसको चेंज नहीं करेंगे और इसका असर ये होगा कि वो इसकी वजह से जितने भी हेल्थ से रिलेटेड बिहेवियर चेंज है वो नहीं लाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बिलीव का जिक्र है। लिखा है कि बिलीव क्या होती है, एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस इन एन एलिज्ड फैक्ट। बिलीव कहते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ एलिज्ड फैक्ट या फिर कॉन्फिडेंस इन एलिज्ड फैक्ट। एलिज्ड फैक्ट कहा जाता है अनट्रू फैक्ट को, कि ये बिलीव्स जो होते हैं ये अनट्रू फैक्ट होते हैं, ये गैर हकीकी फैक्ट होते हैं, ये सही चीज़ें नहीं होते, हकीकत नहीं होती। इनको बस इंसान जो है वो एक्सेप्ट करता है या फिर वो इन पे फुली कॉन्फिडेंस रखता है कि ये बस ठीक है, ये सही है। वो उसके लिए कोई पॉजिटिव नॉलेज, कोई प्रूफ नहीं करता, बस उसको वो परसीव करता है कि वो ट्रुथ है। वो अपने लिए उसको परसीव करता है कि बस ये ट्रुथ है, कोई भी ऐसी बात। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी इन लोगों की, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
कुछ मुआशरे में कि वो अपने फ़ीमेल्स जो है उनको घरों से निकलने नहीं देती और उनको हॉस्पिटल तक जाने की इजाज़त नहीं देती। ये उनका यकीन होता है, ये उनका बिलीव होता है। वो इससे इधर उधर हट के नहीं सोचते, वो उसकी सेहत के लिए नहीं सोचते, चाहे वो उनके उस घर के चारदीवारी के अंदर उसकी क्यों ना डेथ ही हो जाए, लेकिन उसको वो हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते क्योंकि उनका बिलीव है कि फ़ीमेल को हॉस्पिटल नहीं ले के जाना है, उनको अलाउ नहीं करना है। तो इसी तरह बिलीव का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर चेंज पे। और एटीट्यूड का भी। एटीट्यूड किसे कहते हैं? मैनर, डिस्पोजिशन, फीलिंग और पोजीशन टुवर्ड ए पर्सन आर थिंग। किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन से रिलेटेड हमारा जो मैनर होता है, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, चाहे वो फीलिंग्स अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, तो ये एटीट्यूड का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर चेंज पे। अगर हमारा एटीट्यूड हेल्थ से रिलेटेड, हमारे फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, तो फिर बिहेवियर में हेल्थ मेजर्स से रिलेटेड चेंजेस हम ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर, हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है टूवर्ड हेल्थी बिहेवियर्स, तो हम उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे फिर। तो इसी तरह एटीट्यूड्स का भी बड़ा इसमें इन्फ्लुएंस होता है। वैल्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। वैल्यूज़ और बिलीव्स जो है इनका एक ही किस्म का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे वैल्यूज़ होते क्या हैं? आइडियाज़, कस्टम्स दैट अरोज एन इमोशनल रिस्पॉन्स फॉर आर अगेंस्ट देम। यानी किसी भी चीज़ के लिए या उसके ख़िलाफ़ हमारे जो आइडियाज़, हमारे जो कस्टम्स, हमारे जो रीत रिवाज होते हैं, जो कि एक इमोशनल रिस्पॉन्स टुवर्ड देम अराइज करती हैं, रोज़ करती हैं, क्रिएट करती हैं, तो ये वैल्यूज़ कहलाते हैं। तो यही बात के वैल्यूज़, बिलीव्स जो है, एटीट्यूड्स जो है, इन सब का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हमारे बिलीव्स, जैसे हमारे एटीट्यूड, जैसे हमारे वो होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उसी तरह का फिर हमारा बिहेवियर बनता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल यहाँ पे दी गई है। इसमें कुछ चीज़ें जो है उनकी इंटरकनेक्शन शो है कि चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है और उस इंटरकनेक्शन की वजह से फिर कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। समझने के लिए आप लोग यहाँ पे पहले इन 3 चीज़ों को समझें। 3 चीज़ें क्या? इंडिविजुअल परसेप्शन, मॉडिफाइंग फैक्टर्स, लाइकलीहुड ऑफ एक्शन। यानी कि इंडिविजुअल परसेप्शन कि एक इंसान जो है वो चीज़ों को किस तरह परसीव करता है, उसके जहन में चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या ख़यालात मौजूद है, उसके व्यूज़ क्या हैं। मॉडिफाइंग फैक्टर्स ऐसी चीज़ें जो कि उसके व्यूज़ को मज़ीद जो है वो मॉडिफाई करती हैं, उसमें चेंजेस लाती हैं। और इसके अलावा लाइकलीहुड ऑफ एक्शन मीन्स अच्छा स्टूडेंट्स, तो लाइकलीहुड ऑफ एक्शंस का मतलब है कि कौन कौन से एक्शन के चांसेस है कि वो एक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से एक्शंस के पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल परसेप्शन है उसके अंदर यहाँ पे दी गई हैं 2 चीज़ें कि परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिजीज़, परसीव्ड सीरियसनेस ऑफ डिजीज़। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसके जहन में ये बात आ रही है कि उसको ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिज़ीज़ है, वो इंडिविजुअल परसेप्शन कर रहा है, परसीव कर रहा है कि उसको ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिज़ीज़ है।
ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिजीज़ मीन्स कि उसके फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन का मसला है, तो उसके फैमिली में अगर हाइपरटेंशन का मसला है तो वो भी इस चीज़ को परस्यू करेगा कि मुझे भी हो सकता है, मुझे भी हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा अगर वो किसी डिज़ीज़ के सीरियसनेस को देख ले, फ्रेंड्स में, कम्युनिटी में, कहीं पे भी किसी डिज़ीज़ के सीरियसनेस को अगर देख ले तो फिर वो ये परस्यू करता है कि ये डिज़ीज़ जो है, अच्छा ये इतना ख़तरनाक है, इतना सीवियर डिज़ीज़ है कि ऐसा ना हो कि ये मुझे हो जाए, मैं ख़ुद को किस तरीके से बचाऊँ कि ये डिज़ीज़ मुझे ज़िंदगी में कभी भी ना हो। तो जब सीरियसनेस, सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ को एक इंसान देखता है तो उससे बचने की वो कोशिश करता है। अब इसमें मॉडिफाइंग फैक्टर्स जो है उनका क्या रोल है? तो मॉडिफाइंग फैक्टर्स में डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है कि लोगों में चेंजेस होते हैं, एज चेंजेस होते हैं, जेंडर चेंजेस होते हैं, रेस चेंजेस होते हैं, इथनिसिटी चेंजेस होते हैं, यानी नस्ली, जेंडर के लिहाज से, एज के लिहाज से, सोशियो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, उनके पर्सनैलिटी में चेंजेस होते हैं, सोशल क्लास उनका सबका अलग अलग होता है, उनके फ्रेंड्स जो है अलग अलग होते हैं, एंड रेफरेंसेस ग्रुप प्रेशर, और उन पे जो ग्रुप प्रेशर जिनका उन पे रेफरेंस होता है तो वो भी उनका भी इन्फ्लुएंस है इस चीज़ पे। तो ये सब मिलके यहाँ पे देखें कि डेमोग्राफिक वैल्यूज़ में एज का आना, के फॉर एग्ज़ाम्पल एज में अगर एज ग्रुप जो है वो बच्चे हैं तो बच्चों को कौन कौन सी तकलीफ़ जो है, कौन कौन सी डिज़ीज़ का लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, और बड़ों के एज ग्रुप में कौन कौन से डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसी तरह एडोलेसेंस में और एडोलेसेंस के टाइम किस किस डिज़ीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये इनका इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। या फिर कोई इथनिसिटी है कि उसमें हैबिचुअली कोई ऐसा नस्ल है कि उसमें हैबिचुअली कोई डिज़ीज़ पहले से प्रेजेंट है, तो ये उनको फिर उनके जहन में ये बात इन चीज़ों की वजह से मॉडिफाई होती है कि अगर मेरे नस्ल में है तो मुझ में भी हो सकता है। और इस तरह पर्सनैलिटी और इस तरह पीर्स को देख के, सोशल क्लासेस को देख के कि अगर मेरे फ्रेंड्स में ये चीज़ है तो मुझ में भी हो सकता है। इस तरह ये सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर इसके अलावा फिर क्या होता है कि ये जो ससेप्टिबिलिटी, एक इंसान जो है ससेप्टिबिलिटी को परसीव करता है, सीरियसनेस को परसीव करता है, उसके जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स है ये सब इस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। फिर वो परसीव्ड थ्रेट ऑफ डिज़ीज़, जो थ्रेट ऑफ डिज़ीज़ है फिर वो उसको परसीव हो जाती हैं। थ्रेट ऑफ डिज़ीज़ का मतलब ये है कि ये जो थ्रेट ऑफ डिज़ीज़ है ये रिज़ल्ट होता है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी और परसीव्ड सीरियसनेस का, कि यानी परस्यूड ससेप्टिबिलिटी और परस्यूड सीरियसनेस जो है वो डिटरमिन करती है कि टोटल थ्रेट ऑफ इलनेस कितनी है। अगर एक इंसान में, उसके फैमिली में भी कोई बीमारी रन कर रही थी और उस बीमारी की सीरियसनेस भी बहुत ज़्यादा है तो उसका परस्यूड थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होगा अब। और फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इस तरह उनको इन्फ्लुएंस करती है, उन पे इनका असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडिफाइंग फैक्टर्स में क्यूज टू एक्शन है, मास मीडिया कंपेन्स, एडवाइस फ्राम अदर्स, रिमाइंडर, पोस्ट कार्ड फ्राम फिजिशियन और डेंटिस्ट, इलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर और ए फ्रेंड, न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल। यानी उनको कुछ इशारे मिल जाते हैं कोई काम करने के लिए, कुछ क्यूज़ वगैरह, कोई लिंक वगैरह मिल जाती है जहाँ से वो देखते हैं तो उनको किसी डिज़ीज़ के बारे में पता चल जाता है। मास मीडिया के जो मुहिम वगैरह होते हैं वहाँ से उनको पता चल जाता है, कोई उनको एडवाइस करता है। डॉक्टर्स के दिए हुए जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं जो एहतियाती तदाबीर के लिए दिए हुए, या फिर जो घर के लिए हिदायत के तौर पर दिए जाते हैं फिजिशियन या डेंटिस्ट या जिसके भी, तो वो जो रिमाइंडर पोस्ट कार्ड्स होती हैं तो वो उनसे उनको पता चल जाता है, कोई उनको थ्रेट जो है वो पता चल जाती है किसी डिज़ीज़ की। अगर फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स में कोई बीमार हो, किसी को इलनेस हो तो उससे उनको ये परस्यूड थ्रेट हो जाती है किसी डिज़ीज़ की। और अगर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में वो पढ़े तो उससे उनको एक थ्रेट ऑफ डिज़ीज़ जो है वो परसीव हो जाती हैं। तो फिर जब ये चीज़ें उसको परसीव हो जाती हैं तो उसके बाद ये जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, लाइकलीहुड ऑफ एक्शन क्या है इनकी वजह से, ये चीज़ें जो है वो किस तरह लाइकलीहुड ऑफ एक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो परस्यूड बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन माइनस परस्यूड बैरियर्स टू प्रिवेंटिव एक्शन, कि पहले तो इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस इस चीज़ पे होता है कि आप समझ जाते हो कि
परस्यूड बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन, कि अगर प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाए तो उनके बेनिफिट्स क्या होंगे। फिर आप कोशिश करते हो कि परसीव्ड बैरियर्स टू प्रिवेंटिव एक्शन, कि जो बैरियर्स आते हैं उनको आप परसीव कर लेते हो कि मेरे ये जो मैं एक्शन लेने वाला हूँ, जो मेरे लिए बेनिफिट वाले एक्शंस है, प्रिवेंटिव एक्शन, इनके रास्ते में कौन कौन से बैरियर्स आएंगे उनको फिर आप माइनस कर देते हो। जब उनको आप माइनस कर देते हो, यानी आप जितने भी आपकी इथनिसिटी से, आपके एज से, आपके पीर्स से, आपके रेफरेंस ग्रुप प्रेशर्स से आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट रखते हैं और कौन कौन से बैरियर्स हैं जो उस रास्ते में आते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, लाइकलीहुड ऑफ एक्शन यहाँ पे ये है कि आप उन बैरियर्स को माइनस करते हो। जब माइनस करते हो, बैरियर्स पे एक्शन करके उनको ख़त्म कर देते हो, और आपको साइट में एक डिज़ीज़ की थ्रेट जो है वो भी मालूम हो जाती हैं डिफरेंट मॉडिफाइड फैक्टर्स के थ्रू, और डिफरेंट जो है वो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिज़ीज़ और सीरियसनेस ऑफ डिज़ीज़ जो है इनके थ्रू जो आपको एक डिज़ीज़ की थ्रेट जो है वो मालूम हो जाती है। और साइट में आप जो बेनिफिट्स हैं तो उसमें से जो बैरियर्स हैं उनको माइनस कर देते हो। तो फिर क्या होता है, लाइकलीहुड ऑफ टेकिंग रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन, तो तब जाके एक बंदा जो है वो उसके लिए पॉसिबिलिटी है, अब उसका इम्कान है, चांस है कि वो जितने भी रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शंस है वो करें। तो इस तरह ये हेल्थ बिलीफ मॉडल में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बिहेवियर चेंज होती हैं। ये आगे अब हमें यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स जो है वो थोड़े डिटेल से बताए गए हैं, इनको पढ़ने के बाद आप लोग सही तरीके से इसको समझ जाएंगे। फर्स्ट वन जो कंपोनेंट है वो है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। A family history of a certain disease like diabetes or heart disease may make the individual feel at risk. Perceived susceptibility जो होती हैं किसी भी डिज़ीज़ की, यानी किसी फैमिली हिस्ट्री में कोई एक सर्टेन डिज़ीज़ चलती आ रही है, जैसे कि डायबिटीज़ चलता आ रहा है या हार्ट डिज़ीज़ चलते आ रहे हैं, तो इनसे क्या होता है, इंडिविजुअल जो है उसको फील होता है कि वो रिस्क पे हैं। तो फिर अपने लिए वो कोई एक्शन जो है लेने के बारे में सोचता है, बिहेवियर चेंजेस करने के बारे में सोचता है, उसकी सोच पैदा होती है। इसके अलावा सेकंड वन है परसीव्ड सीरियसनेस। इफ़ द आउटपुट ऑफ ए डिजीज़ इज सीरियस द पर्सन विल बी मोर अलर्ट एज इन द केस ऑफ एड्स। अगर कोई ऐसा डिज़ीज़ है जिसकी रिज़ल्ट जो है वो बहुत सीरियस है, जिसकी आउटपुट जो है वो बहुत सीरियस है, बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, तो फिर बंदा जो है वो मज़ीद मोर अलर्ट हो जाता है। जैसा कि एड्स के लिए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एड्स से डरते हैं, इसके लिए अलर्ट होते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है, परसीव्ड थ्रेट आ जाती है। द कम्बिनेशन ऑफ परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी एंड सीरियसनेस डिटर्मिन्स द टोटल परसीव्ड थ्रेट ऑफ इलनेस। अगर परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी है और अगर सीरियसनेस भी है उस डिज़ीज़ की, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इनकी कम्बिनेशन से जो टोटल थ्रेट है उस इलनेस की, जो टोटल ख़तरा है उस इलनेस की, वो बंदे को पता चल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए पर्सन हु परस्यूज दैट मेनी इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी हैव लंग कैंसर मे नॉट नेसेसरीली परस्यू ए थ्रेट ऑफ द डिजीज़। अब देखिए कि एक बंदा है, उसको ये बात पता चल गई कि उसकी कम्युनिटी में कुछ लोग जो है उनको लंग कैंसर हो रही है, तो फिर वो ये समझेगा कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी ये लंग डिजीज़ हो। लेकिन बट इफ़ सफ़र इंडिविजुअल्स आर स्मोकर्स, अगर जो लोग सफ़र हुए हैं वो स्मोकर्स है और ये बंदा जो स्टडी कर रहा है ये भी अगर स्मोकर है, देन द परसीव्ड थ्रेट ऑफ डिजीज़ विल लाइकली टू इंक्रीज़ बिकॉज ऑफ द कम्बिनेशन। अब देख ले कि अब ये जो परसीव्ड थ्रेट है ये इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब कम्बिनेशन हो गई है। कम्बिनेशन इस तरह हो गई है कि एक तो उसके कम्युनिटी में लोगों को लंग कैंसर हो रही है, और दूसरा ये कि उन लोगों को हो रही है जो स्मोकर्स है, और वो बंदा जो है वो ख़ुद भी स्मोकर्स है। तो अब उसको परसीव्ड थ्रेट मज़ीद ज़्यादा होगा। अब वो बहुत ज़्यादा डरेगा इस चीज़ से कि मैं इस रिस्क पे हूँ कि मुझे जो है लंग कैंसर हो सकती हैं। फिर जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स है वो किस तरह मॉडिफाई करते हैं, तो लिखा है द फॉलोइंग फैक्टर्स मॉडिफाई ए पर्सन्स परसेप्शन। इनके थ्रू परसेप्शंस में मॉडिफिकेशन होती हैं। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के थ्रू, जैसा कि एज, सेक्स, रेस एक्सेट्रा हैं, जैसा कि टोडलर वर्सेस एडोलेसेंट। रिगार्डिंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, अगर हम टोडलर और एडोलेसेंट में देखें
जो डाइट की इम्पोर्टेंस होती हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो फिर क्या होता है, जो टोडलर्स और एडोलेसेंट होती हैं तो इनमें अगर हम इम्पोर्टेंस देखें डाइट के तो ये इनके एज रिलेटेड है, एज रिलेटेड वेरिएबल्स है डेमोग्राफिकली अगर हम देखें। इसके अलावा फैमिली वर्सेस पीयर्स, हम फैमिली में देखें, फ्रेंड्स में देखें, तो इस तरह अगर हम देखते हैं अपने रेस में, फैमिलीज़ में जाते हैं, पीयर्स में जाते हैं, अपने एज से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, तो इनसे हमें जो है वो परसेप्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक एडोलेसेंट हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कोई डिज़ीज़ आ गई है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कम्युनिटी में, और अगर वो एडोलेसेंट्स में है यानी मेरे एज से रिलेटेड है, अगर एडोलेसेंस में है तो मेरे एज से रिलेटेड है। अब ये एज जो है ये मुझे जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि मैं अपने जहन में परसीव करूँ ये बात कि अगर ये डिज़ीज़ एडोलेसेंस को हो रही है तो मुझे भी मे भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब यही है। सोशियो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, सोशल ग्रुप में इंकरेज और मोटिवेट अदर प्रिवेंटिव बिहेवियर्स, इनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जो सोशल और जो साइकोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इंकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं दूसरों को। इनकी वजह से प्रिवेंटिव बिहेवियर्स अपनाने के लिए लोग जो है वो मोटिवेट हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, अब साइकोलॉजिकली अगर बंदा ठीक हो, साइकोलॉजिकली उसके वेरिएबल्स बहुत अच्छे तरीके से सब चल रहे हो, तो इसका इन्फ्लुएंस इस तरह होगा कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है आसानी से सही तरीके से वो अचीव कर सकेगा, वो उनको एक्शन में ला सकेगा। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स में क्या है, नॉलेज एंड प्रियर कॉन्टेक्ट विद द डिजीज़ इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड ट्रीटमेंट बिहेवियर, कि उसको अगर पहले से नॉलेज हो या पहले से उसकी कोई कॉन्टेक्ट हो उस डिज़ीज़ के साथ, तो फिर ये उसके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है, ट्रीटमेंट बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि पहले से अगर पता है तो वो आसानी से सही तरीक़ों को अपनाते हुए हेल्थी बिहेवियर जो है वो अचीव करता है। क्यूज़ टू एक्शन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये जो सिग्नल्स होते हैं, क्यूज़ होते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल क्यूज़ आर फैटीग, अनकम्फर्टेबल सिम्टम्स आर थॉट ऑफ अदर हु आर इल। इंटरनल क्यूज़, इंटरनल सिग्नल्स इस तरह आपको मिल सकते हैं कि आप फटीग महसूस कर रहे हो, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको सिम्टम्स जो है वो कुछ डिजीज़ की आ रही है, या फिर आप उन लोगों का सोचते हो जिनको इलनेस है कोई। तो ये सब सोच के आप इंटरनली जो है, इंटरनली आपको सिग्नल मिल जाती है कि आप जो है आप कोई प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने की कोशिश करें ताकि आप इसको कंट्रोल कर सकें, इससे बच सकें। एक्सटर्नल क्यूज़ आर मास मीडिया, एडवाइस फ्राम अदर्स एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल क्यूज़ में मास मीडिया है, एडवाइसेस फ्राम अदर्स है कि दूसरों से आप एडवाइस लेते हो, मास मीडिया से आप कुछ जो है वो सीख लेते हो, तो उसको उनके थ्रू भी आप जो है कोशिश करते हो कि मैं कोई इस तरह प्रिवेंटिव मेजर अपने लिए करूँ कि मैं इन चीज़ों से बच सकूँ। लाइकलीहुड ऑफ एक्शन, अब जो पॉसिबिलिटी है एक्शन के, जो इम्कान है, जो चांसेस है, वो क्या है। The likelihood of person taking recommended preventive health actions depend on the perceived benefits of the action to prevent lung cancer minus the perceived barriers to the action। अब likelihood जो है, चांस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी जो है, वो यहाँ पे इस तरीके से पैदा होती है कि एक इंसान के लिए जो रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन है तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसको जो ख़बर मिल रही है बेनिफिट्स के बारे में उन एक्शंस के, और जो ख़बर मिल रही है फिर बैरियर्स के बारे में कि बैरियर्स कौन कौन से हैं। तो अगर वो बेनिफिट्स में से बेनिफिट्स जो है सारे इकट्ठे करके जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, माइनस करने की कोशिश करे, तो इससे ये चांस बनती है, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अब वो प्रिवेंटिव मेजर्स सही तरीके से कर सकता है। Pursued benefits of the action include, for example, refraining from smoking to prevent lung cancer, or eating nutritious food and avoiding snacks to maintain weight। Pursued benefits अगर किसी एक्शन की हम देख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लंग कैंसर से बचने की अगर हम कोई बेनिफिट देखें, स्मोकिंग बंद करने की कोई बेनिफिट देखें, स्मोकिंग को रिफ्रेन करने की, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करने की बेनिफिट देखें, तो ये बेनिफिट है कि अगर स्मोकिंग को बंद किया जाए, रिफ्रेन किया जाए, तो इससे लंग कैंसर से बचा जा सकता है। या फिर अगर कोई बंदा अपने वेट को मेंटेन करना चाह रहा है तो वो अगर न्यूट्रिशियस फूड खाए
और अगर वो स्नैक्स वगैरह को अवॉइड करे तो उनका वेट मेंटेन हो सकता है। तो ये बेनिफिट्स हैं, यानी न्यूट्रिशियस फूड खाना और स्नैक्स को अवॉइड करना, इसका बेनिफिट ये है कि वेट मेंटेन रहेगा, और स्मोकिंग को ख़त्म करना, स्मोकिंग से इनकार करना, इसका ये बेनिफिट रहेगा कि लंग कैंसर जो है वो प्रिवेंट होगी। अब बैरियर्स कौन कौन से हैं इसमें? परस्यूड बैरियर्स टू एक्शन इंक्लूड कॉस्ट का इसमें मसला है कि न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए में भी इस तरह हो सकता है कि कॉस्ट को वो अफोर्ड ना कर सकें। इनकन्वीनियंस, स्मोकिंग को रिफ्रेन करने में हो सकता है कि उसको मुश्किलात का सामना हो, तकलीफ़ हो उसको। अनप्लीजेंटनेस, उसको खुशी ना हो। अभी देखिए न्यूट्रिशियस फूड खाने में हो सकता है कि उसको खुशी ना हो जितनी खुशी स्नैक्स खाने में होती है। लाइफ स्टाइल को चेंज करना, उसमें बंदा जो है नहीं चाहता कि लाइफ स्टाइल को वो चेंज करे। तो ये बैरियर्स है। अब अगर ये जितने बैरियर्स है इनको इंसान ओवरकम करे, इनको ख़त्म करे, इनको जो है बर्दाश्त करे, टॉलरेट करके इनको अगर ओवरकम करे, तभी जाके जो है वो किसी एक्शन की, प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाने की, उनको प्रैक्टिस में लाने की, एक्शन में लाने की पॉसिबिलिटी जो है वो पैदा होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हैं स्टेप्स फॉर प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम। कोई आप हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बना रहे हो, कोई हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसके लिए आपके स्टेप्स कौन कौन से होंगे? अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप लोग हेल्थ एजुकेटर्स हो। तो एज ए हेल्थ एजुकेटर्स अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है ये कि आप लोग हेल्थ एजुकेशन दें। तो हेल्थ एजुकेशन देने के लिए आपने पहले सीखना होगा कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो वो कौन से स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन है आइडेंटिफाइंग द नीड्स। सबसे पहले तो जिन लोगों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे वो फैमिलीज़ है, चाहे वो कम्युनिटीज़ है, तो उनके नीड्स को हम आइडेंटिफाई करें। फिर हम अपने उस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम एजुकेशन दे रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स लिखें, तैयार करें। फिर हम उन ऑब्जेक्टिव्स को एक्टिविटीज़ में चेंज करें, एक्शन में लाए, हम चेंजेस करें उसमें, स्टूडेंट्स जो है एक्शन स्टार्ट करें, एक्टिविटीज़ करें। रिसोर्सेज हम यूज़ करें, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो कि अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हो, जिनसे फ़ायदा हो। कॉन्स्ट्रेंट्स, उसमें रुकावटें वगैरह जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करें, ताकि अगर हमें कॉन्स्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई हो रुकावटें तो फिर हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। सेटिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन के लिए हम कोई भी सेशन, कोई भी सेटिंग रखें, चाहे वो स्कूल में हो, कम्युनिटी में हो, हॉस्पिटल के अंदर फेस टू फेस किसी इंडिविजुअल को आप एजुकेशन दे रहे हो। और फिर लास्ट में जाके उसकी इवैल्यूएशन कि क्या आया कि आपने जो भी एजुकेशन दिया हुआ है तो उससे बिहेवियर चेंजेस कुछ आई है या नहीं। तो आइडेंटिफाइंग द नीड्स को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट ऑफ ओरल कंडीशन, अगर आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ओरल हाइजीन से रिलेटेड, ओरल कंडीशन से रिलेटेड कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका टॉपिक इससे रिलेटेड है, ओरल हाइजीन से रिलेटेड है, तो फिर ओरल हाइजीन से रिलेटेड आपको हेल्थ एजुकेशन देने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप फाइंड आउट कर लें कि ओरल कंडीशन की प्रेजेंटेशन कैसी है, यानी किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन मालूम कर लें। उसके बाद नॉलेज अबाउट ओरल हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिस, कि वो जो लोग जिनको आप एजुकेशन दे रहे हो तो उनके पास कितना ओरल हेल्थ से रिलेटेड वो जानते हैं और हाइजीन प्रैक्टिस से रिलेटेड उनको कितना नॉलेज हासिल है वो मालूम करें। एक्चुअल ओरल हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, उनके एक्चुअल ओरल हेल्थ कैसी हैं उसको आप देखें, और उनके हाइजीन प्रैक्टिसेस कैसे हैं, एक्चुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस वो मालूम करें। नॉलेज अबाउट अदर इंफॉर्मेशन इन मेंटेनिंग ओरल हेल्थ, और दूसरे जो नॉलेज है उनके नॉलेज इन्फॉर्मेशन के, उनको कौन सा नॉलेज इन्फॉर्मेशन हासिल है कि किस तरीके से ओरल हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, उनको इस बारे में किस किस्म की नॉलेज हासिल है वो आप मालूम करें। तो आप किस तरीके से ये चीज़ें मालूम कर सकते हो? तो इंटरव्यू के थ्रू आप मालूम कर सकते हो, रिटन क्वेश्चंस के थ्रू आप मालूम कर सकते हो, उनके प्रैक्टिसेस उनसे डिमॉन्स्ट्रेट करवा के आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि उनके प्रैक्टिसेस, एक्चुअल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। उनको आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, उनके ओरल कैविटी की जो हेल्थ है वो कैसी है आप मालूम कर सकते हो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू।
सेकंड जो आपका स्टेप है वो इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स आप इस्टेब्लिश करते हो। शुड बी रिटन इन मैनर बाय विच दे कैन बी मेजर्ड आर डिटरमिन्ड व्हेन दे आर अचीव्ड। आप कुछ इस मैनर से, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि वो जब अचीव्ड हो तब वो डिटरमिन्ड हो सके, मेजर हो सके। यानी आपने एक स्मार्ट तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। स्मार्ट मीन्स के स्पेसिफिक हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स रिलीवेंट हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइम बाउंड हो, यानी स्मार्ट हो। स्मार्ट को यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। फिर एक्टिविटीज़ करते हो, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। शुड बी बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं तो उन पे ये रिलाई करती हैं। यानी पर्सनल, अगर डेंटिस्ट मौजूद है, हाइजीनिस्ट मौजूद है, क्लासरूम टीचर मौजूद है तो वो जो है उसी तरीके से काम करेंगे, अपना अपना तरीका अप्लाई करेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स अगर आपके पास है तो वो आप दिखाएंगे उनको। हेल्थ एजुकेशन मटेरियल जितने भी आपके पास है उनको यूज़ करते हुए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज का क्या है तो सेलेक्ट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक स्पेशल नीड्स। पहले आपने जो नीड्स जो है आपने फर्स्ट स्टेप में जो आपने नीड्स मालूम किए हैं कि उनके नीड्स क्या है, एक्चुअल नीड्स क्या है, तो उनके बेसिस पे उन एक्चुअल नीड को, उन स्पेशल नीड्स को देखते हुए उनके रिलेशन में आप रिसोर्सेज जो है वो सेलेक्ट करें। अवेयरनेस क्रिएट करें। ऐसे रिसोर्सेज आप सेलेक्ट करें कि जिसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट हो, अटेंशन अट्रैक्ट हो लोगों का, उनकी क्यूरोसिटी, उनका जो तजस्सुस है वो अरोज हो, वो जो है अवेक हो, उनको इन्फॉर्मेशन जो है आप दे। ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करें कि जिनके थ्रू आप सही तरीके से उनको अटेंशन उनकी अट्रैक्ट कर सको, उनको अवेयरनेस दे सको, उनको इन्फॉर्मेशन दे सको, उनकी क्यूरोसिटी को अवेक कर सको। इसके बाद आप कॉन्स्ट्रेंट्स, जो रुकावटें हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स आर लिमिटिंग फैक्टर्स आर फैक्टर्स दैट मे स्टॉप और स्लो डाउन प्रोजेक्ट सच एज टाइम शेड्यूल, ट्रेडिशन, फैसिलिटीज़ एंड नंबर ऑफ टारगेट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके प्रोजेक्ट को स्लो डाउन करती है या स्टॉप करती है, जैसे कि टाइम शेड्यूल, टाइम बहुत कम है आपके पास, ट्रेडिशन उन लोगों का, फैसिलिटीज़ आपके पास, नंबर ऑफ टारगेट्स, कितने कितने ग्रुप्स को आपने एजुकेशन देना है। तो ये चीज़ें, ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उनको आपने पहले से आइडेंटिफाई करना है ताकि आप उनको ओवरकम कर सको। अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ये रुकावटें आपके प्रोजेक्ट को रोक देंगे, फिर उसी टाइम आप इनको ओवरकम नहीं कर सकते। अगर पहले से मालूम है तो फिर जाके आप ओवरकम कर सकते हैं। सिक्स स्टेप जो है वो सेटिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन। सेटिंग, वाइड वेराइटी ऑफ सेटिंग हो सकते हैं। स्कूल के अंदर आप एजुकेशन दे रहे हो, सेशन आपने रखा हुआ है, ग्रुप को आप जो है लेक्चर दे रहे हो, कोई भी आप जो है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के फैमिलीज़ को, इंडिविजुअली फेस टू फेस पेशेंट को, तो वाइड वेराइटी ऑफ सेटिंग्स होते हैं। फिर इवैल्यूएशन में आप लोग क्या करते हो, मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ डेंटल हेल्थ एजुकेशन। फॉर एग्जांपल ये टॉपिक डेंटल के यानी ओरल हाइजीन के बारे में थी, तो अब आप जो है चेक करेंगे ये एजुकेशन देने के बाद, अब आप लोग जो है वो मेजर करेंगे कि डेंटल हेल्थ एजुकेशन का क्या इफेक्ट हुआ है उस पर। और एरियाज़ टू बी इवैल्यूएटेड, कौन कौन से एरियाज़ है कि जिनको आप इवैल्यूएट करेंगे, तो सबसे पहले उनका नॉलेज देखेंगे। कंप्लायंस टू इंट्रोडक्शन, वो किस तरह का ओबीडियंस शो करते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो ओबीडियंस शो करते हैं, तामील शो करते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन करने पे, तो वो आप मालूम करेंगे। बिहेवियरल चेंज आप देखेंगे कि आपने जो कुछ किया हुआ है, जो एजुकेशन दी हुई है, तो उसके थ्रू बिहेवियरल चेंज क्या आई हुई है। तो बिहेवियर का चेंज अगर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुल रहा है। अगर बिहेवियर चेंज नहीं है तो एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इंसिडेंट्स आप देख लें कि अब जो है, अब न्यू केसेस आपके एजुकेशन देने के बाद, आपके हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद, जिस कम्युनिटी को आपने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया है, जिस फैमिली को किया है, उसमें अब ओरल कंडीशन के न्यू इंसिडेंट्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। अब आप मालूम करें कि अगर इंसिडेंट्स नहीं है, न्यू केसेस नहीं है कोई, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एजुकेशन था उससे बिहेवियर चेंजेस भी आई है और उससे जो है बहुत सारा उसको फ़ायदा हुआ है कि आप इतने केसेस जो है वो नहीं हैं ओरल कंडीशन के उस पेशेंट को या उस कम्युनिटी को। टीचिंग स्ट्रेटजीज़, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ लिखे गए हैं कि वाइल डूइंग टीचिंग, यानी वाइल डूइंग हेल्थ एजुकेशन, एज ए हेल्थ एजुकेटर आपको कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ जो है वो अपनानी है।
तो टीचिंग स्ट्रेटजी 1 जो है वो गेम्स एंड सिमुलेशंस, आप कोई भी जो है गेम्स सिमुलेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिनके थ्रू जो है आप स्टार्ट कर सकते हो अपने अपने सेशन को। लर्निंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपका जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो अगर ऐसा हो कि आप कोई ऐसी लर्निंग करवा रहे हो जिसके बेसिस पे फिर प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, यानी पहले आप उनको प्रॉब्लम बताएं कि ये प्रॉब्लम्स है, और फिर उनको बताएं कि अगर ये चीज़ें आप सीख जाते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो फिर लोग जो है उनका इंटरेस्ट पैदा होता है इन सब चीज़ों से। रोल प्लेइंग आप कर सकते हो, अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हो, डिस्कशन पैनल रख सकते हो, यानी कोई ग्रुप आपने बनाया है और वो ऑडियंस बैठे हैं, उनके सामने आप जो है ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो और वो ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये भी एक ग्रुप डिस्कशन होती है कि जिसमें ऐसे आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा सकते हो। केस स्टडी कर सकते हो, केस स्टडी के थ्रू आप उनको एजुकेशन दे। क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो, और प्रोजेक्ट डिज़ाइन मेथड भी, यानी सही तरीके से डिज़ाइन आप करें तो फिर उससे भी आपकी ये एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है। तो स्टूडेंट्स ये TS1 से लेके TS9 तक इनको याद रखें कि कौन कौन से टीचिंग स्ट्रेटेजी वाइल डूइंग हेल्थ एजुकेशन इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, ये आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो यूनिट है, यूनिट 5 हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी जब कोई न्यू यूनिट्स आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।